एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएससी 2025 एग्जामिनेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मतलब थोड़ा सा ज्ञान की बात सुन लीजिए, GYAN ज्ञान, कि इस समय आपको, मेरे हिसाब से आपको इस टाइम शायद से अब लर्निंग पे कम और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है आपका। ठीक है, 18 फेब से शायद से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, फेब से। तो आपको अब, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको लर्न तो करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस पर कम टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादातर टाइम आप सैम्पल पेपर हो गए या स्पेसिमेन पेपर्स हो गए, इन सबको सॉल्व करने में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, कई सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, आप स्पेसिमेन पेपर्स वाली, आप किसी को भी बाय कर सकते हैं और उससे स्पेसिमेन पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का कंप्यूटर एप्लीकेशन शुरू करते हैं। हो। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए पे करते हैं। ये सेक्शन है आपका MCQ वाला, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो अबाउट स्ट्रक्चर, ये एक 1D एरे है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये है 2 डायमेंशनल एरे विद 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो आप लोग चलिए गिनते हैं कितने रोज है इसमें। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और ये 5वां कॉलम। तो सही है, 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, और हाँ, इस ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बस कोशिश करिएगा कि आप इसको गलती, रोज़ और कॉलम्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रोज़ क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। ठीक है, रोज़ इधर से गिनते हैं, ये ऐसे ऐसे, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और कॉलम्स ऐसे ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल गिनते हैं। ठीक है, और 3 डायमेंशनल एरे तो हो ही नहीं सकता भाई। क्या है 3 डायमेंशनल एरे? मतलब एक क्यूब। जैसे आप फिजिक्स में नहीं होता है 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, क्या बोला मैंने अभी? हाँ, ठीक है, एक लाइन हो गया। और 2 डायमेंशन मतलब एक लाइन से बना हुआ ऐसे स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 3 डायमेंशन मतलब आप जब इसी को क्यूब बना देते हैं। कट कट, ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन। तो ऐसे ही एरे में भी होता है, यही मतलब होता है एरे का भी। 1 डायमेंशन मतलब सिंगल ऐसे एरे, कट 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 कट। 2 डायमेंशन मतलब जब आप इसको बढ़ा के एक ऐसे स्क्वायर बना दें, टक 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 टक, या स्क्वायर या क्यूब जो भी। ठीक, 3 डायमेंशन मतलब जब आप इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करते हैं, वो भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो अब देखते हैं क्या है। तो जावा कंपाइल्ड कोड बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेम द फीचर। हाँ, तो ये तो आपने पढ़ा ही था, जो हम लोग ने वीडियोस बना रखी हैं अभी चैप्टर्स का, जो 1 शॉट में चैप्टर्स कवर कर रखे हैं हम लोगों ने, उन सब में आपको हमने बताया था। ठीक है, ये हर एक ऑपरेटिंग, पहले तो आप क्वेश्चन से ये ऑप्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको अगर ना भी पता हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, जावा कंपाइल्ड कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। इसका क्या मतलब है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। ठीक, आप ऑप्शन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बार को, अगर आपको ना भी पता हो तो, क्योंकि बस क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। और ये रहा एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, द साइज ऑफ स्लैश एन इज। तो आप ध्यान से देखिए, पहले तो स्लैश एन एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये देखिए कैरेक्टर, तो आपको यहाँ पे स्लैश एन का साइज नहीं, कैरेक्टर का साइज बताना है। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ अगर इस सिंगल ब्रैकेट्स में क्लोज करके देखते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, क्या होता है, एक कैरेक्टर का साइज़ क्या होता है? 2 बाइट्स। सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिक था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। अब मैंने बता दिया तो आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट गेट्स द हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाइल इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। तो देखते हैं प्रेसिडेंस वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हम लोग किसको देंगे? प्लस, अगर मॉड है और मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग प्लस और माइनस को तो नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल है, मॉड और मल्टीप्लिकेशन हम लोग प्लस और माइनस को तो नहीं देंगे। ठीक, तो सबसे, और होता क्या है, मॉड और मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस बराबर ही होती है। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाते समय सबसे पहले जो आता है पहले वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मतलब मॉड, मल्टीप्लिकेशन और स्लैश की
सबसे सबसे अच्छी प्रेफरेंस आपको इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस की होती है, ठीक। फिर होती है इन सब की, फिर होती है आपके प्लस माइनस हो गए इनकी, ठीक। तो मॉड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की, इन तीनों की प्रेसिडेंस बराबर होती है। प्रेसिडेंस या प्रेफरेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो बराबर होती है। तो क्या आप कहेंगे कि अगर सब जैसे इस केस में, इसमें मॉड और मल्टीप्लिकेशन दोनों यूज़ किया गया है, तो आप कहेंगे पहले किसको इवैल्यूएट करना है, तो पहले हम लोग इवैल्यूएट करते हैं मॉड को, क्योंकि वो पहले आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने में जो चीज़ पहले आती है आप उसको पहले इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंस बराबर होती है अगर तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मॉड और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस बराबर थी, तो आप लेफ्ट टू राइट गए, पहले मॉड आ रहा था तो आपने पहले मॉड एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक, सिंपल। इसका आंसर हो जाएगा मॉड। परफेक्ट। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड जावा कीवर्ड, ठीक है। ये इफ़ तो बिल्कुल नहीं है, स्मॉल आई ऐसे होता है इफ़, ठीक। बूलियन ऐसे लिखा जाता है, ठीक। स्टैटिक, स्टैटिक सही लिखा हुआ है। स्विच का भी एस स्मॉल होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड SQLN मैथ डॉट सील। मैथ डॉट सील मतलब ऊपर, तो इसकी वैल्यू एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो 6.4 में जब मैथ डॉट सील लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, सील मतलब सीलिंग होता है, तो एक्सप्लेन कर दिया था वैसे मैंने वीडियो में, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसके लिए। फ्लोर मतलब ज़मीन, ठीक, ये फ्लोर, ये सील मतलब सीलिंग, ऐसे मान लीजिए। और आपकी कोई वैल्यू यहाँ पे है, अगर उसको सील पे जाना होगा तो ऊपर जाएगी, ठीक है, और फ्लोर पे आना होगा तो नीचे आएगी। तो यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट सील 6.4, 6.4 है, यहाँ पे कहीं है वो वैल्यू, मान लीजिए अगर ये रेंज 10 के बराबर है तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कहीं वैल्यू है, उसको सील पे जाना है, तो ये 6.4 को डेसिमल वैल्यू को उसके क्लोजेस्ट इंटीजर पे लेके चला जाएगा जो कि उससे बड़ा होगा। तो इसमें 6.4 का क्लोजेस्ट इंटीजर जो कि इससे बड़ा है वो हो जाएगा 7। जब सील हो तो वैल्यू बड़ी ही होनी है, छोटी नहीं हो सकती, ठीक। आप कहेंगे 6.1 होगा तो वो तो 6.4 या 6.1 है, तो अगर इसका राउंड करेंगे तो हम लोग 6 आता है, तो ऐसा नहीं होता सील में काम, ठीक है। मैथ डॉट राउंड एक अलग फंक्शन है, ठीक है, राउंड वो काम करता है, लेकिन मैथ डॉट सील नहीं करता। मैथ डॉट सील इससे बड़ी वैल्यू ले जाएगा। आगे देखते हैं मैथ डॉट फ्लोर। सबसे पहले मैंने लिखा है -1 -2, -1 -2 को आप पहले तो इवेल्युएट कर लीजिए, -3 आ गया, ठीक। अब इंटीजर का फ्लोर तो सेम ही होगा, ठीक है, तो सिंपल, तो इधर आ गया 7.0। और ये याद रखिएगा कि मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील ये दोनों डबल में रिजल्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है, एक डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं लोग, ठीक है। तो अब 7.0 और इधर से आ गया -3.0, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का वो कितना हो जाएगा रिजल्ट 4.0। सिंपल आंसर हो गया हमारा डी। तो अब देखते हैं अगला, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कौन रिटर्न करता है? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन तो आपको इंटीजर रिटर्न करता है, कैरेट फंक्शन आपको एक कैरेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है। रिप्लेस फंक्शन आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रिप्लेस फंक्शन करता क्या है, मतलब कि जैसे मान लीजिए हेलो लिखा है, तो हमने अगर रिप्लेस फंक्शन में डाला यहाँ पे, मतलब इसको str में स्टोर करा लीजिए अगर आप, str इक्वल्स टू ये ऐसे डबल कोट्स में, तो और यहाँ पे कर दिया str डॉट रिप्लेस, ई को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया वाई से, तो आपको ये आउटपुट देगा ऐसा HYLLO, ठीक है। तो ये जो रिप्लेस फंक्शन है वो यही काम करता है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब इंडेक्स रिटर्न कर देता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू अ स्विच स्टेटमेंट। इस नॉट पे ज़रा सा आप फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी ये नॉट आता है तो आपको गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने गलती से पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू अ स्विच स्टेटमेंट, तो आपके आंसर देने में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप पहला ही देखेंगे कि पहला सही लग रहा है, पहले ही मार्क करके चले आएंगे, ठीक। तो नॉट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा पेपर में, ठीक। देखते हैं चेक्स फॉर एन इक्वालिटी बिटवीन द इनपुट एंड द केस लेबल्स। हाँ, ये तो सही लग रहा है। फिर आगे आते हैं, फिर देखते हैं सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। इसका कोई इससे लेना देना है क्या स्विच स्टेटमेंट से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ब्रेक इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। सही कह रहा है, बिल्कुल सही।
केस लेबल्स आर यूनिक, हाँ हर केस लेबल यूनिक होता है, परफेक्ट। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कहीं से भी मेल नहीं खाता है, मतलब स्विच में ये क्यों ही आएगा यार, ये टॉपिक ही नहीं है स्विच का, इतना नॉर्मल सोच लिया करो यार, जस्ट चिल। आगे देखते हैं। कंसिडर द एरे गिवन बिलो। ओके, ए ई आई ओ यू एक वॉवेल्स का एरे है, ठीक है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो कैर ऑफ 0 × 2, एसओपीएलएन कैर ऑफ 0 × 2, तो कैर ऑफ 0 में हमारा क्या है, ए। कैर ऑफ 0 में हमें है हमारा ए, और ए की एस का वैल्यू होती है 65, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना होगा 65 × 2, 65 × 2 होता है 130, सिंपल काच काच, ठीक है। 5 to 10 का 0 बन गया यार, ये 6 to 11 हो गया। चिल किया करो बस, मतलब थोड़ा पढ़ाई भी किया करो, पढ़ाई के साथ साथ चिल करना भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में चिल ना हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। चलो ये देखते हैं। टू एग्जीक्यूट ए लूप 10 टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, 10, हम लोग को 10 बार लूप चलाना है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा लेकिन यार इसमें हम लोग को भी कि कौन सा कब सही है, कैसे सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 11, पहले लूप तो 11 में चलेगा, ठीक, इतना जान जाओ, क्योंकि लेस देन 30 है। और आई प्लस इक्वल्स टू 11 में चलेगा, 13 में चलेगा, 15 में चलेगा, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 ना, हो गया ना। हाँ 30 पे तो चले नहीं, 30 पे क्यों नहीं चलेगा, 30 पे तो जाएगा ही, 31 आ जाएगा अगला सीधा, ठीक है। 31 आ जाएगा अगला। तो हम लोग काउंट करते हैं कितनी बार चला है। 11 पे चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, पहला ही आंसर सही निकल गया। तो ये है हमारा सही आंसर, 10 बार चलेगा ये लूप। ये +3 तो नहीं जाएगा यार, इतना तो सोच ही लो, इतना नहीं होंगे ना। और 11 से 20 और लेस देन 20, इसीलिए ये वाला लूप इसलिए नहीं चलेगा 10 बार, क्योंकि यहाँ लेस देन 20 है। लेस देन इक्वल टू 20 होता तो चल जाता, ठीक है, क्योंकि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ही प्रिंट करेगा, ये 20 नहीं करेगा। और ये लेस देन इक्वल 21 है, ये तो 20 भी चलेगा 21 भी चलेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को एक्जैक्टली 10 टाइम्स चाहिए था, मिल गया। ओके, अ सिंगल डायमेंशनल एरे हैज़ 50 एलिमेंट्स, ठीक है, 50 एलिमेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द लास्ट एलिमेंट 200। ओके, तो हम लोग के सिंगल डायमेंशनल एरे में 50 एलिमेंट है और उसके हम लोग को लास्ट एलिमेंट को 100 करना है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं। x51 इक्वल, सबसे पहले इतना जान लीजिए, जब सिंगल डायमेंशनल एरे होता है तो उसके इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये तो आपको बताया था वैसे मैंने, याद नहीं रखते हैं क्या, ठीक है, बता देते हैं फिर से। मेसी फैंस गाल नहीं देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था मैं भूल गया यार, थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गया हूँ। हाँ ठीक, तो सिंगल डायमेंशनल एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं और लेंथ -1 तक जाते हैं। मतलब अगर हम आपको कहें कि मेरे को एक 3 लेंथ का एरे प्रिंट करके दो, तो 3 लेंथ का एरे आपका ऐसा दिखेगा, 1 2 3, ठीक है। तो 0 1 2, इस एरे की लेंथ होगी 3, लेकिन इसका लास्ट इंडेक्स होगा 2। तो वैसे ही यहाँ पे 50 एलिमेंट्स हैं एरे के, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, अगर 50 इसकी लेंथ है तो इसका लास्ट इंडेक्स होगा 50 - 1 इक्वल्स टू 49। तो लास्ट एलिमेंट अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग को 49th इंडेक्स पे चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 49th इंडेक्स पे कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, मिल गया हमें सही आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट विच एक्सेप्ट 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स true/false। ओके, चलो देखते हैं मेथड कैसे बनता है। सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि बूलियन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। और दो
वेरिएबल्स, 2 एक्सेप्ट कर रहा है आर्ग्यूमेंट्स। चलिए वो भी देखते हैं। 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वॉइड दे रहा है, तो वॉइड ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो बूलियन की स्पेलिंग गलत ले रखी है, मतलब स्पेलिंग क्या गलत ले रखी है, जावा केस सेंसिटिव है तो इधर कैपिटल कर रखा है भी, तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ इंट दे रखा है, बल्कि हम लोग को ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, आप अगर जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई आंसर समझ में ना आए तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन इतना लिखने का टाइम नहीं है, छोड़ो। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया कीजिए, मतलब कि बाकी 3 ऑप्शंस देखा कीजिए, मतलब चारों ऑप्शन देखा कीजिए, और जो 3 सबसे गलत लगें उनको लाइन से हटाते जाया कीजिए। मतलब ये तो एकदम ही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब इन दोनों में 50-50 चांस है, तो ऐसा क्या होता है कि आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। तो अगर आपको चारों ही ऑप्शन एकदम लग रहा है कि नहीं पता है, तो फिर आपका सीधी सी बात है, आप पूरे रिस्क में हैं। ठीक है, आप अगर कोई आंसर मार्क करते हैं तो उसके सही होने का सिर्फ 25% चांस होता है उस केस में। लेकिन अगर आपने एलिमिनेट किया कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, अब इन दोनों में कुछ कुछ चांसेस हैं, तो इसमें आपका सही होने का चांस 50% हो जाता है। देख रहे हैं बूस्ट, देख रहे हैं ट्रिक्स। क्या यार तुम भी 10वीं में आ गए हो बेटा, ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल किया करो। ठीक है, द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड इज, ये भी हमने पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड। ओके, अब कंट्रोल देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, ठीक है, कट 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 जो भी, ठीक है, और इस मेथड को कॉल किया। ठीक, मतलब ये मेथड है, ये मेथड बना है, ठीक, और नीचे कहीं हमने इस मेथड को कॉल किया। ठीक, इस मेथड कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट लिखे हम कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो हमारा कंट्रोल वापस से यहाँ पे आ जाए, मतलब कॉलिंग मेथड पे आ जाए कि ये वाला मेथड अब एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सोचिए वैसा कौन सा होगा। ब्रेक तो नहीं होगा, ब्रेक किसी लूप को ब्रेक करने का काम आता है। ठीक, सिस्टम डॉट एग्जिट तो मतलब पूरा प्रोग्राम से ही पूरा प्रोग्राम ही एंड कर देता है यहाँ पे। ठीक, कंटिन्यू क्या करता है, एक लूप होता है उसको फिर से मतलब वो वाली इटरेशन स्किप कर देता है, उस इटरेशन को स्किप करके आगे आता है, वापस यहाँ आता है। तो ये काम हमारा करता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, मगर मतलब अगर हम यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे तो जैसे ही ये रिटर्न देखेगा, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होते होते रिटर्न आएगा, तो ये फिर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा और अपने जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, ओके परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ए बूलियन वेरिएबल इज़, अब बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है यार? ये तो बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल सा सवाल है। इट्स दैट सिंपल फॉल्स। बस कोशिश करिएगा कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में डिफ़ॉल्ट स्मॉल एफ होता है। ठीक, मतलब ट्रू फॉल्स जावा में स्मॉल एफ से ही डिफाइन करते हैं, नहीं तो पता है आपको यहाँ कैपिटल ट्रू टी लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आप बड़ा वाला एफ मार्क रख के चले आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मेथड टू कन्वर्ट अ लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस इज, एक लोअर केस को अपर केस में लोअर केस कैरेक्टर को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहीं पे हट जाइए, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ तो और ही हट जाइए। ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस क्या करता है? चेक करता है कि कैरेक्टर अपर केस है कि नहीं है। ये तो नॉर्मल इंग्लिश है यार। ठीक है, इज अपर केस मतलब चेक करेगा कि ये कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, और टू अपर केस क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, तो हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए असर्शन और रीजन पे। ठीक है, अब देखते हैं। इंटीजर क्लास कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग अ पैकेज। ओके, और इसके आगे रीज़न क्या है? इट बिलोंग्स टू अ डिफ़ॉल्ट पैकेज java.lang। ओके, तो चलिए इसका देखते हैं। इसका असर्शन और रीज़न में हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं यार वैसे तो मेरे को।
मतलब हाँ सही है। इंटीरियर क्लास कैन बी यूज इन प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग ए पैकेज। हम लोग जब भी इंटीरियर क्लास का यूज़ करते हैं तब पैकेज को तो कॉल करते नहीं हैं किसी भी, क्योंकि ये जो जावा डॉट लैंग पैकेज होता है डिफ़ॉल्ट कॉल्ड ही रहता है, मतलब डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये। असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें तो समझ में आ रहा है साफ साफ कि ये जो रीज़न है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बड़ा क्वेश्चन है यार, बड़े क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा नहीं आता यार, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। A student executes the following code to increase the value of a variable x by 2. Executes the following code to increase the value of a variable x by 2. ठीक है, he has written the following statement which is incorrect. हाँ ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। अरे यार ये तो आपको सीधे पता है, जो इक्वल टू प्लस जैसा कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो होता है वो प्लस इक्वल टू होता है। ठीक है, तो अब और x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, x इक्वल्स x प्लस 2। परफेक्ट, बस सिंपल यही हो गया आपका आंसर। ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। सबसे पहले तो ये नहीं होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि हम लोग की x की जो वैल्यू थी उसमें 2 इंक्रीज़ करना था, उसको 2 से इंक्रीज़ करना था, उसको 2 में कन्वर्ट नहीं करना था, तो b तो बिल्कुल ही छोड़ देना। ठीक, और आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम से हैं? ठीक है, तो ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बस हम लोग ने प्लस इक्वल्स तो एक्सपेंड कर दिया है, तो ए भी सही है हमारा और सी भी सही है हमारा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। ठीक, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है द स्टेटमेंट यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एरे। ओके, स्ट्रिंग एस इज, तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एक एरे। सबसे पहले तो इतना याद रख लीजिए, आप एरे की लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक, और ये याद रखिएगा कि कभी भी जब आप एक एरे की लेंथ निकाल रहे होते हैं तो उसमें आप कभी भी ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ऐसे लिखेंगे एस डॉट लेंथ। जब आप किसी, जैसे मान लीजिए आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यहाँ हमने एस में हेलो स्टोर कराया है, ठीक है, तो तब आप वो यूज़ करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, तब आप एस डॉट लेंथ जब लिखेंगे तो ये सही स्टेटमेंट होगा। लेकिन अगर यही ये एक एरे होता, मतलब ARR मान लीजिए एरे है कोई, ठीक है, इसमें कुछ भरा हुआ है। ठीक, तो एरे के लिए हम लोग ARR डॉट लेंथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सही है, ऐसे सही होता है। एरे के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट्स यूज़ करके, क्योंकि स्ट्रिंग में हम लोग लेंथ फंक्शन कैसे कॉल कर रहे हैं ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, याद रखना है तो। और लेन एस, ये तो यार पाइथन में आ गया यार ये लोग तो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं पाइथन, जावा पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, भूल जाइए इन सबको, सिंपल। ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं, ओहो अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट्स आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स टू स्वैप 2 वेरिएबल्स यूजिंग द 3rd वेरिएबल। ओके, ठीक है, void swap int a int b, a equals to b, b equals to t। ओके, int t equals to 0, t equals to a। अच्छा, आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्वैप कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप स्वैप करना सीखिए। आपके लीजिए, मान लीजिए a है, b है, आप 3 ग्लास मान लीजिए इनको, a में कोई लिक्विड है, b में कोई लिक्विड है, और उसको t मान लीजिए। ठीक, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले a का लिक्विड उठा के t में डाल देंगे, तो अब क्या हो गया, a आपका खाली हो गया, b में लिक्विड है b का, और a वाला लिक्विड कहाँ पहुँच गया, ये a था अभी तक, a वाला लिक्विड t में पहुँच गया, तो मतलब हाँ t इक्वल टू a वाला लिक्विड आपने t में डाल दिया। परफेक्ट, और उसके बाद आपने किया क्या, b वाला लिक्विड a में डाल दिया, ये अब a में पानी है, यानी a इक्वल टू b, अब b और b खाली है अभी, और t में पानी है, t इक्वल टू a। ठीक, अब आपने किया क्या, t वाला लिक्विड उठा के b में डाल दिया, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, a वाला लिक्विड उठा के b में डाल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कर रहे हैं। ठीक है, a से t में डाला, t से b में डाला, ऐसा होता है, सिंपल। या फिर आप यही काम b के साथ भी कर सकते हैं कि b से t में डाल दिया, स्टार्टिंग में ही आपने स्टार्टिंग में ही आपने a से t में डालने की जगह b से t में डाल दिया,
अब बी से टी में लिक्विड डाल दिया, फिर ए से बी में डाल दिया, सिंपल होता है, ऐसे ही करना होता है। फिर टी से वापस ए में डाल दिया। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए अब अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था अभी। सबसे सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले तो आप टी इनिशलाइज करोगे, क्या होता है। ठीक, आपने टी इनिशलाइज किया। पेन तो लिया ही नहीं मैंने। ठीक है, आपने टी इनिशलाइज किया, यानी कि इंट टी इक्वल्स टू 0। ठीक, आपने टी ले लिया, अब टी में की कोई वैल्यू ले लिया। अब उसके बाद करेंगे क्या आप सॉरी, आप टी में ए को डालेंगे। ठीक है, आपने टी में ए को डाला, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का सारा पानी टी में है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपका ए खाली है, तो आप बी में ए को डालेंगे। ठीक है, आपने ए का सारा पानी अब टी में डाल दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप करेंगे क्या? ए बी का सारा पानी ये ए में डाल देंगे। ठीक, आपने बी का सारा पानी अब ए में डाल दिया, ए का सारा पानी आपने टी में डाल दिया था, तो ए खाली हो गया था, तो आपने बी का सारा पानी ए में डाल दिया, अब बी खाली है, अब आप टी का सारा पानी बी में डाल देंगे, सिंपल। ऐसे स्वैप करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स थे। ये था थर्ड नंबर स्टेटमेंट, और ये कौन सा था, इसमें से कौन सा था? टी इक्वल्स टू ए, हाँ ये वाला। ये फोर्थ नंबर स्टेटमेंट हमारा, और ये ए इक्वल्स टू बी हमारा फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट, और ये है हमारा अरे 1 2 2 ही तो बचा, क्या है यार हम भी, हाँ शिट। तो हमारा ऑर्डर हो गया 3 4 1 2। तो आप इसको आपको पहला ऑप्शन पता लग गया 3, तो 3 किसी और में पहला ऑप्शन है ही नहीं, तो सिंपल यही बी मार्क कर दिया आपने। ठीक है, परफेक्ट। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। मतलब ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो है ना 3 इडियट्स का वायरस, लाइफ इज अ रेस बट लाइफ इज नॉट अ रेस ब्रो, लाइफ इज अ मैराथन। कौन बताएगा उसको? कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अभी कंप्यूटर पे फोकस करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन और रीजन फिर से। एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू अ मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड। परफेक्ट, सही है यार, ये तो सही है, मतलब अपने आप में तो एक सही सेंटेंस है। रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या है। ठीक है, वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन अ मेथड प्रोटोटाइप टू रिसीव वैल्यूज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। ना ना ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा आपका। ठीक है, तो हमारे पहले तो देखते हैं हम लोग हमारे फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स होते क्या हैं। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब सैम्पल पेपर का सोल्यूशन देखने के बाद, आप इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स होते क्या हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मतलब आपको बेसिक डिफरेंस मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिएगा तो थोड़ा और डिटेल में स्टडी करने का, क्योंकि इसके सवाल अच्छे खासे आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक्चुअल पहले तो फॉर्मल देखते हैं। मतलब आपने कोई फंक्शन बनाया, और फंक्शन बना के आपने जो यहाँ पे पैरामीटर्स डाले, इंट ए इंट बी, और इस पर कुछ कुछ मतलब इसी फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हो, छोड़िए इसको, ये हमारा काम नहीं है अभी जानना। तो ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं ये होते हैं फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर कोट पैंट पहन के आते हैं। ठीक, छोड़िए, और अब आते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स पे। तो जब ये फंक्शन आपने बनाया, और जहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लीजिए आपने इस जगह पे इस फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे आप जो पैरामीटर्स पास करते हैं, मान लीजिए 7 और 8। ठीक, तो ये आपके होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे होते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर्स। जो आप फंक्शन को कॉल करते हैं तब आप जो चीज़ पास करते हैं उसमें, वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे लिखा क्या है? वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन अ मेथड प्रोटोटाइप। तो वेरिएबल जो कि मेथड प्रोटोटाइप में डिक्लेयर किए जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इस रीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब रीज़न तो हमारा गलत है, और रीज़न गलत ही है तो फिर असर्शन से कोई लिंक कैसे ही रख सकता है वो। तो सीधे आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ और एक्चुअल पैरामीटर्स में ऐसा भी हो सकता है यार कि ए को 7 यहाँ स्टोर करा लिया, बी को 8 यहाँ स्टोर करा लिया, तो यहाँ ए और बी पास कर दिया। ठीक है, मतलब ये तो अंडरस्टैंडेबल था, मतलब बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें लिखा है रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग द सिंगल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ कोड डबल इक्वल टू स्मॉल जी प्रिंट ग्रीन। चलिए ये कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, इफ़ कोड डबल इक्वल टू स्मॉल जी तो प्रिंट SOPLN लिख दे रहा हूँ मैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन की जगह। एग्ज़ाम में पूरा लिखिएगा प्लीज़, प्रिंट ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगले कंडीशन क्या है। एल्स इफ कोड डबल इक्वल टू कैपिटल जी तब भी प्रिंट ग्रीन। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा और ऑपरेटर का। ठीक, कोड डबल इक्वल टू कैपिटल जी। तो रुकिए, कहाँ से 2 आ गया यार बीच में। अब इसे हम लोग थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। चलिए देखते हैं। इफ़ कोड डबल इक्वल टू स्मॉल जी और कोड डबल इक्वल टू कैपिटल जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रीन। वाओ, ठीक है। हम लोग सिंगल इफ स्टेटमेंट से इसको इस तरह लिखेंगे। और ये हम लोगों ने पता कैसे किया, क्योंकि हम लोग देखा दोनों आउटपुट सेम थे और दोनों कंडीशन अलग अलग थी। ठीक, तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो हम लोग ने बस दोनों कंडीशन में सब इन दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू होगी, अगर एक भी ट्रू हो गई तो ये आउटपुट आ जाएगा। हम लोग ने इसके लिए और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, चलो सिंपल था, बहुत सिंपल था यार वाला क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा हुआ है इनटू इक्वल्स टू करके। इसका मतलब तो आप सबको पता ही होगा, प्लस इक्वल्स टू। ठीक, जैसे मान लीजिए ए इंटू इक्वल्स टू 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए इंटू 2, और ए प्लस इक्वल्स टू 2 लिखा है तो ए इक्वल्स ए प्लस 2। ठीक, तो बस यही काम लोग इसमें भी करने वाले हैं। लोग इसे मिटाते हैं पहले। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है बी इंटू इक्वल्स टू, इसका मतलब बी इक्वल्स बी इंटू ए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस बी प्लस 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 ए। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है अभी, और b की वैल्यू अभी यहाँ पे 3 है। ठीक, अब आगे देखते हैं। b इक्वल्स b इंटू, तो b की वैल्यू सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 3। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब a प्लस प्लस यानी कि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले हम a की वैल्यू रिटर्न करेंगे, उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू पहले रिटर्न कर दी और a की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी मेमोरी में। अब a की वैल्यू है 3। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। माइनस प्लस प्लस बी। ठीक है, प्लस प्लस बी मतलब ये है प्री इंक्रीमेंट, इसमें हम लोग पहले इंक्रीज करेंगे वैल्यू फिर रिटर्न करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने प्लस प्लस बी करा, यहाँ पे 4 रिटर्न कर दिया और बी की वैल्यू 4 हो गई हमारे। ठीक, जब ये प्लस प्लस बाद में होता है तो हम लोग बाद में इंक्रीज करते हैं, और ये प्लस प्लस जब पहले होता है वेरिएबल के तो हम लोग पहले इंक्रीज करते हैं फिर रिटर्न करते हैं। ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब है यहाँ पे प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो गई थी। ठीक, और प्लस प्लस है यानी कि पहले ही हम लोग को इंक्रीज़ करना है तो ए की वैल्यू हम लोग को 4 कर देनी है और 4 रिटर्न कर देना है। ठीक, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 3 की जगह 4। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका आगे सोल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे +4 आ गया और -4 आ गया, तो इनको यहीं से काट दूँ क्योंकि 0 हो गया। ठीक है, ख़त्म बात। और अब बचा हमारे पास 3 × 2 जो कि होता है 6। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, और a की वैल्यू तो हम लोग ने यहाँ 4 कैलकुलेट की थी, और तो a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा हो जाएगा a इक्वल्स 4 और b इक्वल्स 6। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। अ स्टूडेंट एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड गेट्स एन एरर। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हैज़ एन एरर। करेक्ट द सेम टू गेट द आउटपुट एज विन। ठीक है, हमारा आउटपुट विन आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो बूलियन एक्स इक्वल्स टू ट्रू और स्विच एक्स, हम लोग ने एक्स को स्विच कर दिया, मतलब कि ट्रू स्विच किया, तो जो भी केस हमारे पास ट्रू होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन केस यहाँ पे एक केस 1 है, एक केस 2 है। शिट, ये तो हमारे पास ट्रू का कोई केस ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये जो कोड लिखा हुआ है, यही तो हमारा टास्क है कि इसको चेंज करना है ऐसे कि आउटपुट विन आ जाए। तो हम लोग को एक्स में क्या स्टोर कराना होगा कि हमारा आउटपुट विन आ जाए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें एक्स में 1 स्टोर कराना होगा। और 1 स्टोर कराने के लिए हमें जो बूलियन टाइप का ये लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? जी हाँ, इंट में कन्वर्ट होगा। समझदार हो गए आप लोग भी यार, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग इसमें चेंजेस क्या करेंगे। इस प्रोग्राम में बस हम लोग कोई चेंज नहीं करना, बस इस लाइन को काट के ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, इंट एक्स इक्वल्स टू 1, ख़त्म, परफेक्ट। ठीक है, हो गई, हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। अब इंट एक्स इक्वल टू 1 हुआ, स्विच एक्स किया इसने, केस 1, तो आंसर ट्रू हो गया हमारा। यहाँ पे विन प्रिंट हो गया और ब्रेक हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट द एक्सप्रेशन फॉर जावा। ये एक्स का क्यूब रूट लिखा है यहाँ पे और वाई का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए जावा में फंक्शन होता है math.cbrt। ठीक, math.cbrt एक्स और प्लस, और स्क्वायर रूट के लिए होता है math.sqrt, math.sqrt वाई। ठीक, इसको हम लोग जावा में ऐसे लिखेंगे, बस सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ आते हैं हम लोग अब। हाउ मैनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड। ओके, अब आप लोगों को काउंट करना पड़ेगा कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, हो, और हम लोग को कोड का आउटपुट भी लिखना है। सबसे पहले तो देखते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है हम लोग को, वाइल ट्रू। ओके, ओ वाइल लूप एक ऐसे अनब्रेकेबल फॉर्मेट में डाल दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन एक्स प्लस प्लस इंटू 2, एक्स प्लस प्लस यानी कि सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो हम लोग पहले रिटर्न करेंगे तो 10 ही रिटर्न होगा यहाँ पे, और इंटू 2। लेकिन अब एक्स की वैल्यू बैक एंड पे हमारे पास 11 हो गई है। ठीक, और इंटू 2, तो एक्स 10 इंटू 20, तो हमारे आउटपुट पे आ गया है 20 एक जगह। ठीक, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिख रहे हैं, आउटपुट पे आ गया 20। ठीक, अब इफ़ एक्स मॉड 3 डबल इक्वल टू 0, तो ऐसा तो नहीं है, एक्स मॉड 3 डबल इक्वल टू 0 तो नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू 11 है। ठीक, मॉड 3 मतलब रिमाइंडर, मॉड मतलब रिमाइंडर। ठीक, तो 11 मॉड 3 तो 0 नहीं होता है, 3 का मल्टीपल तो नहीं है 11। ठीक, तो ये लूप ब्रेक नहीं होगा। फिर से ये चला लूप, ये वाला यहाँ पे आया। ठीक, फिर से एक्स प्लस प्लस हुआ, इस बार एक्स की वैल्यू 11 थी। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट इटरेशन। ही फिर फर्स्ट इटरेशन में ये हुआ। अब ये हम लोग करेंगे सेकंड इटरेशन में, देखते हैं। ठीक, सेकंड इटरेशन में हम लोग करते क्या है, एक्स की वैल्यू अब 11 थी तो एक्स प्लस प्लस हुआ, लेकिन पहले हम लोग ने एक्स रिटर्न किया यानी कि 11 रिटर्न कर दिया, उसके बाद मेमोरी में प्लस प्लस किया। ठीक, तो अब मेमोरी में हम लोग एक्स को प्लस प्लस करके 12 कर देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू बैक एंड पे 12 हो गई, लेकिन यहाँ पे हो गया 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 यानी कि 22, आउटपुट पे आ गया 22। ठीक है, अब ये लूप 2 बार एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, एक बार हमारे पास 11 की वैल्यू थी ये, और दूसरी बार थी ये, मतलब 2 बार एग्जीक्यूट अभी हुआ नहीं, सॉरी दूसरी बार अभी चल रहा है, दूसरा इटरेशन चल रहा है। तो दूसरे इटरेशन में हम लोग ने यहाँ चेक किया कि 12 मॉड 3 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक है, 12 मॉड 3 इक्वल टू 0, 3 4 12 होता है, परफेक्ट। अब इसके बाद ये ब्रेक हो गया वाला लूप। ठीक, तो हम लोग लूप के बाहर आ गए, अब हम लोग यहाँ आ गए, लूप के बाहर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट था वो ये आया 20 और 22 इस तरह से, और हमारा जो लूप था वो 2 टाइम्स चला। ठीक है, एक बार यहाँ चला, एक बार इस तरह चला, बस।
तो बस इसी तरह आपको काउंट करना पड़ेगा इटरेशन है अपने इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कि हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, तो 2 टाइम्स। और आउटपुट में आपको आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट, और इसकी तरफ ऐसे दिखा देंगे, मतलब दिखाने देंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा 20 और 22, वो तो हमने वहाँ लिख रखा था इसलिए बोल दिया। ठीक है, ऐसे 2 टाइम्स, सिंपल। मतलब यहाँ 2 टाइम्स नहीं लिखना है आपको, सिर्फ थोड़ा पूरा आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स। ठीक है, एग्जाम में आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं एक्स में लिखा है यहाँ गैलेक्सी और वाई में लिखा है गेम्स, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स डॉट कैरेट 0 और वाई डॉट कैरेट 0, सॉरी डबल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या रिटर्न करता है ये बताइए पहले आप। डबल इक्वल टू ऑपरेटर में रिटर्न करता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ये चेक करता है बस कि ये और ये बराबर है कि नहीं। ठीक, अगर लोग बराबर होते हैं तो ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। परफेक्ट, चलिए देखते हैं अब। इरेजर कहाँ गया, हाँ ये रहा। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक्स डॉट कैरेट 0 मतलब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग ऐसे होती है 0 1 2 3 4 5, इसमें भी 0 1 2 3 4। तो x डॉट कैरेट 0 ये है हमारा x, इसके 0th इंडेक्स पे g। ठीक, डबल इक्वल्स टू g कैरेक्टर y डॉट कैरेट 0, तो ये है हमारा y और इसके 0th इंडेक्स पे भी g है। ठीक, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। परफेक्ट, अब इसने रिटर्न कर दिया हमारा आंसर ट्रू। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका बी पार्ट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एक्स डॉट कंपेयर टू वाई। ठीक है, चलिए कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, चलिए पहले कंपेयर टू फंक्शन समझते हैं करता क्या है। कंपेयर टू फंक्शन करता क्या है, जैसे मान लिया यहाँ 2 स्ट्रिंग्स हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसी में आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, GALAXY गैलेक्सी लिखा, और इसके नीचे लिखा एक्स, जैसे एक्स डॉट कंपेयर टू वाई है तो ऊपर लिखो पहली वाली स्ट्रिंग यानी कि एक्स, और नीचे लिखो दूसरी वाली स्ट्रिंग जो कि है वाई। ठीक, लिखो गेम्स GAMES। तो चेक ये करता क्या है, जो फर्स्ट डिफरेंट एलिमेंट होता है, सबसे पहले तो ये आपकी दोनों स्ट्रिंग्स को लेक्सोग्राफिकली चेक करता है। ठीक है, लेक्सोग्राफिकली, लेक्सिको होता है वैसे तो, लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक, इसका मतलब डिक्शनरी के हिसाब से चेक करता है। ठीक, डिक्शनरी में जो पहले आएगा ये उसको पहले रखता है, उसको बड़ा मानता है, नहीं सॉरी उसको छोटा मानता है। ठीक, तो चलिए वो देखते हैं। ये आपको लेक्सो यानी कि, और लेक्सोग्राफिकली का मतलब ये भी होता है वर्ड बाय वर्ड चेक करता है। जैसे इसमें जी इक्वल, ए इक्वल, एल और एम इक्वल नहीं है तो आपके एल पे और एम पे ये चेक करेगा, मतलब सेम वर्ड वाले को चेक करेगा, सेम इंडेक्स वाले वर्ड्स को चेक करेगा। ठीक, तो एल और एम, तो जो पहले स्ट्रिंग है यानी कि यहाँ लिखा है एक्स डॉट कंपेयर टू वाई। ठीक, तो जो एक्स, ये एक्स की स्ट्रिंग थी मेरी, ये वाई की स्ट्रिंग थी, तो जो एक्स की स्ट्रिंग का लेटर है वो माइनस जो वाई की स्ट्रिंग का लेटर है वो। अब इन दोनों का एस्काई कोड आएगा यहाँ पे। तो एस्काई कोड जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड का एस्काई कोड होता है 97 से 122। ठीक है, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड का कोड होता है 65 से 90। ठीक, आप एक बार एस्काई कोड्स देख लीजिएगा, एस्काई टेबल करके गूगल पर डालेंगे तो एस्काई कोड्स आपको मिल जाएंगे सबके थोड़ा। ठीक है, तो मतलब थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा एस्काई कोड्स की। बेसिक क्या आपको मतलब ये सॉल्व करने के लिए तो आना चाहिए। तो जहाँ इसने पहला डिफरेंट एलिमेंट देखा तो ये अपनी पहले वाले स्ट्रिंग के एलिमेंट से दूसरी वाली स्ट्रिंग के एलिमेंट को माइनस कर देगा। तो माइनस किया इसने। एल का एस्काई कोड कितना होता है, एल का एस्काई कोड होता है 108 माइनस एम का एस्काई कोड होता है 109। ठीक, तो इसका आंसर आता है -1। तो ये वाला फंक्शन तो आपका
ये वाला बी वाला आंसर है, ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक, -1 आउटपुट देगा। लेकिन हम लोग समझते हैं अगर मान लीजिए दोनों स्ट्रिंग सेम हुई तो क्या रिटर्न करेगा ये, ठीक है। अब दोनों स्ट्रिंग सेम रखते हैं, जैसे GAMES और दूसरी स्ट्रिंग भी GAMES, ये x हमारा, ये y हमारा। तो अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होती हैं तो x डॉट कंपेयर टू y हम लोग को 0 आउटपुट देता है, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होती हैं तो 0 आउटपुट देगा। तो अब और अगर आप मान लीजिए कि जो है दूसरी स्ट्रिंग है वो पहली स्ट्रिंग का अगर सबसेट है, ठीक है, सब स्ट्रिंग है, मान लीजिए सबसेट है, सब स्ट्रिंग जो भी, जो दूसरी स्ट्रिंग है हमारी वो GAM ही है, ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग है GAM, ठीक। तो अब इसने यहाँ चेक किया ये भी सेम, यहाँ चेक किया ये भी सेम, यहाँ चेक किया ये भी सेम, तो अब ये क्या करेगा, ये जो अब जो बड़े जो ऊपर वाले स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को, टोटल लेंथ को नीचे वाले स्ट्रिंग की टोटल लेंथ से माइनस कर देगा। तो मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5, ठीक। इंडेक्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ठीक है। चलो देखते हैं, कैर CH इज इक्वल टू बी, तो CH की वैल्यू हमारी बी हो गई, ठीक है। और कैर CHR इक्वल टू कैरेक्टर टू लोअर केस CH, ओके। तो अब CHR की वैल्यू हमारी छोटा भी हो गई, छोटा भी कोई बात नहीं। इंट n इक्वल्स टू इंट CHR -10, ठीक है। CHR का हम लोग ने इंट किया, इंट CHR यानी कि b की ASCII वैल्यू होती है, स्मॉल b की ASCII वैल्यू कितनी होती है, 98 होती है, हाँ 98। तो 98 -10 यानी कि 88, तो हमारे n में अभी 88 स्कोर है, स्टोर्ड है, सॉरी स्कोर कह रहा हूँ। तो अब इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कैर n, ओके, n को मुझे को कैर करना है, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस देनी है और उसके बाद CHR, ठीक है। यानी कि 88 का n88 कितना होता होगा, n88, हाँ ठीक है, n88 होता है छोटा x, स्मॉल x के ASCII कोड होता है 88। वो क्या करूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पहले हम लोग ने स्मॉल x प्रिंट किया और CHR प्रिंट कर दिया। CHR में हमारा क्या स्टोर था, b स्टोर था, छोटा वाला। तो x और b इसका आउटपुट आ जाएगा, x और थोड़ा सा ऐसे 2 स्पेस छोड़ देना, या मतलब ऐसे लाइन में बनाना, बस स्पेस छोड़ देना, और ऐसे b, इस तरह तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन मिटा दें तो पता लगे, तुम लोग बना दो पेपर में, ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A student is trying to convert the string present in x to a numerical value, okay, so that he can find the square root of the converted value, okay. However, the code has an error. Name the error. Syntax error, logical error, runtime error, okay. फिर correct the code so that it compiles and runs correctly. तो ये रहा है कोड, ओके, अच्छा और कुछ नहीं है, ठीक है, ये है कोड। तो इसमें इसको करना क्या है, x की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसको, एक स्ट्रिंग है x, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और ओके इसमें क्या एरर हम लोग को वो बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एरर क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग x में 25 स्टोर्ड है, स्ट्रिंग में, ठीक है, परफेक्ट। इंट y में डबल स्टोर्ड है, ये देखिए यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे हुआ है सिंटेक्स एरर, ठीक है। एरर का टाइप तो हम लोग को मिल गया, सिंटेक्स वाली एरर है। अब इसको ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए बस हम लोग को यहाँ पे इंट काट के डबल कर देना है, डबल, ठीक है, परफेक्ट, बस हो गया। डबल y इक्वल टू डबल डॉट पास डबल, बाकी सब फंक्शन सेम है, सही है, मतलब डबल r इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, परफेक्ट,
इसका हम लोग ने इस वाई का हम लोग ने स्क्वायर रूट निकाल लिया जैसा कि इसमें कहा गया था और प्रिंट कर दिया। ठीक है, सही है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इस क्वेश्चन में बस यही था कि ठीक करके आपको ये लाइन लिखनी होगी कि ये लाइन आपने ठीक की है और इस कोड में सिंटैक्स एरर था। ठीक है, अब कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इस प्रोग्राम सेगमेंट को देखना है हमें। नेम द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स यूज्ड इन द अबव प्रोग्राम सेगमेंट। ओके, चलो पहले प्रोग्राम देखते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले हमारे क्लास का नाम होगा कैलकुलेट। ठीक, तो एक कैलकुलेट कंस्ट्रक्टर हम लोग ने ये बना रखा है। ठीक, जब इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और एक कैलकुलेट नाम से ये भी हम लोग ने बना रखा है कंस्ट्रक्टर, मतलब जिसका नेम क्लास नेम से सेम हो, ये पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर ये भी है, लेकिन इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक, तो इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बस बाकी सब तो सही है, परफेक्ट। इसमें तो नेम द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स यूज्ड इन द प्रोग्राम सेगमेंट, तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सेकंड हमारा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगला आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले देखते हैं। एक 2D एरे बनाया है इन्होंने x नाम का। ठीक है, फिर उसने एक इस बड़े एरे में 3 छोटे छोटे एरे स्टोर कर रखे हैं, यही मतलब होता है वैसे 2D एरे का। तो अब देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए पहले, 2 4 5 6 और 5 7 8 1 34 1 10 9, तो 0 1 2 3 0 1 2। तो अब इधर देख लीजिए, हम लोग को बताना है 34 की पोजीशन। तो 34 की पोजीशन क्या है? 2,0। ठीक, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, x ऑफ 2 0। ठीक, नहीं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको ये सब चोचला ना करना हो तो। ये है x की फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, सॉरी ये है x की 0th लाइन, ये है 0th लाइन, ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन का 0th एलिमेंट ये पूछ रहा है। 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ये सेकंड लाइन का 0th एलिमेंट, बस परफेक्ट 34। तुम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x 2 of 3 और x ऑफ 1 2। ठीक है, चलो x ऑफ 2 3 पे देखते हैं कौन सा है। x ऑफ 2 3 पे है हमारा 9 प्लस x ऑफ 1 2। ओके, हाँ, x ऑफ 1 2 पे हमारा 8, 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। हमारा 17 हो गया इसका आंसर। ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का, सेक्शन 2 हो गया अब स्टार्ट हमारा। सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन 2 के बाद चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन को, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आपको क्लास नेम ये सब बता दिया होता है एकदम साफ, बस आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना होता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक, और चलिए देखिए, जैसे हम लोग ने एक साइड में क्वेश्चंस खोल रखे हैं हम, और इस साइड में हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, आपको साथ साथ क्वेश्चन और प्रोग्राम दोनों देखते हुए चलना है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसा जैसा लाइन से क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता जाता है वैसा वैसा करते हैं हम लोग को चले जाना है। ठीक, परफेक्ट। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, चलिए नई क्लास बनाते हैं अपनी। क्लास का नाम है इसमें बैंक। ठीक है, बैंक नाम की क्लास बनाई, ओपन करते हैं इसको।
क्योंकि इसे हम लोग फुल स्क्रीन मोड से डालते हैं पहले। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले क्लास का नाम रखा बैंक। ठीक, इसके अंदर आए, इसके अंदर हम लोग को मेंबर वेरिएबल्स बनाने हैं। देखिए जैसे यहाँ पे, ये इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर वेरिएबल्स बनाने को। ठीक, तो हम लोग ने डबल टाइप का पी बनाया। ठीक, जितने जितने वेरिएबल्स सारे डबल ही है, तो एक लाइन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, पी एन आर और ए। ठीक, परफेक्ट। अब हम लोग को मेंबर मेथड्स बनाने हैं। वॉइड एक्सेप्ट नाम का सबसे पहले, वॉइड एक्सेप्ट नाम का हम लोग ने मेंबर मेथड बनाया। ठीक है, स्टार्ट किया। अब लिखा है इनपुट वैल्यूज ऑफ पी एंड एन यूजिंग स्कैनर क्लास, यूजिंग स्कैनर क्लास मेथड्स ओनली। तो स्कैनर क्लास यूज़ करने के लिए हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। इस क्वेश्चन में बस वही जो चीज़ लिखी है वही चीज़ करते चले जाइए लाइन से। परफेक्ट, चलिए देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि इनपुट वैल्यूज ऑफ पी एंड एन यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक तो वो दे देते हैं प्रिंट के लिए कि आपको क्या प्रिंट करना है। एंटर वैल्यूज ऑफ पी एंड एन। ठीक है, परफेक्ट। अब देखते हैं पी को वो कराते हैं, पी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और अब लिखाते हैं, ओ सॉरी स्कैनर क्लास तो हम लोग ने इम्पोर्ट ही नहीं कराया, कोई बात नहीं, करा लेते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग को एन इनपुट कराना है, तो एन इक्वल्स टू, और सॉरी एस सी डॉट नेक्स्ट डबल होगा पहले तो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डबल वैल्यूज दे रहे थे। ठीक है, डबल लिखा यहाँ पे, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल लिखा यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। अब लोगों ने पी और एन की वैल्यूज़ इनपुट ले ली है। ठीक, अब अगले उस पर आते हैं। अब ये क्या कह रहा है, वॉइड कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाओ। ठीक है, अब हम लोग वॉइड कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, वॉइड कैलकुलेट। जो चीज़ बोल रहा है प्रोग्राम बस वही चीज़ करते चले जाना है लाइन से। ठीक, एक स्पेस दे दें ताकि समझ में आए। अब आगे देखते हैं, वॉइड कैलकुलेट फंक्शन में क्या करना है पहले हम लोग को, जिसमें एक ऐसे टेबल सी दी गई हो, उसमें आप समझ जाइए कि इफ एल्स टाइप का कुछ लगाना है, लैडर लगानी है, इफ एल्स लैडर। ठीक है, अप टू टाइम लिया है, टाइम यानी कि एन हमारा। ठीक है, टाइम यानी कि एन, तो हम लोग का टाइम है, टाइम यानी कि एन, ओहो, और रेट यानी कि आर। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग को क्या करना है इसमें। इधर आते हैं, इफ सबसे पहले एन इज, देखिए अप टू मतलब वहां तक, जीरो से यहां तक। इफ एन इज लेस देन, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 0.5। ठीक है, हाफ मतलब 0.5, वही सेम चीज़ है। तो हम लोग को आर की वैल्यू रखनी है 9। ठीक, और इसके बाद रेट हम लोग का होगा 9% का रेट। सेमीकोलन नहीं लगाया, सॉरी। अब अगला देखते हैं, एल्स इफ एन इज ग्रेटर देन 0.5, अगर 0.5 से बड़ा है और 1/2 से 1 ईयर तक के बीच में, और 1 से छोटा इसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे आर की वैल्यू होगी 10%। और एल्स इफ
आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारे आर की वैल्यू होगी 11 ईयर्स। ठीक है, और एल्स अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, इन सबसे बड़ा है वो आर, तो हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी 12 ईयर। सॉरी, एन इन सबसे बड़ा है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12। और बस अब आपको ये जो समीकरण, ठीक है, अब बस ये जो फॉर्मूला दिया गया है आपको, यही सेम चीज़ आपको यूज़ करना है, अप्लाई करना है और ख़त्म कर देना है इसको। ठीक है, ए में स्टोर कराना है हमें p इंटू मैथ डॉट पाओ इसमें एक ब्रैकेट और लगाते हैं, 1 प्लस एक ब्रैकेट और r बाय 100। ठीक है, 1 प्लस r बाय 100 कॉमा n। ठीक है, मैथ डॉट पावर फंक्शन आपको यूज़ करना आता है कि ये टू द पावर n। परफेक्ट, ये हो गया हमारा कैलकुलेट फंक्शन बन गया। अब देखते हैं इसके आगे अगला फंक्शन बनाते हैं हम लोग। चलो अगला फंक्शन है भी कोई इसमें? अभी चल नीचे, अच्छा वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले शिट। ठीक है, अब लोग डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। अब हम लोग को इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है मतलब। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, ये देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, /t का। ठीक है, टैब स्पेस देने के लिए। चलिए आते हैं, हम लोग प्रिंट कराते हैं, system.out.println। सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल, फिर हम लोग को देना है /t /t वैसे तो। ठीक है, /t प्रिंसिपल के बाद हमें लिखना है टाइम प्लस फिर से वही /t, फिर अब टाइम के बाद हमें लिखना है रेट के बाद फिर से वही /t, फिर हमें लिखना है इसके बाद अमाउंट। ठीक है, और स्पेलिंग गलत हो गई अमाउंट की, अमाउंट, और इसके हमें देना है समीकरण। अगली लाइन पे आते हैं, फिर से यही system.out.println, वैल्यूज प्रिंट करनी सबकी, आगे समीकरण लगा देते हैं पहले ही, p प्लस यही /t। इतना रुके, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे वैल्यूज चेंज कर देंगे हम सब। ठीक है, हम लोग को देखना है, सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल प्रिंट करना था, फिर हम लोग को प्रिंट करना था टाइम यानी कि टी हमारा, टी के बाद हम लोग को प्रिंट करना था एन, नहीं टी के बाद हम लोग को प्रिंट करना था आर, और अमाउंट हमें प्रिंट करना है अब ए। ठीक है, बस हो गया, इस ऑर्डर में आपको वो हो गया। अब राइट द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव फंक्शंस। चलिए अब इसके लिए मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, अब मेन मेथड बनाएंगे। ये क्या हुआ, अनडिक्लेयर वेरिएबल टी, हम लोगों ने वेरिएबल टी डिक्लेयर, ओ शिट टी की जगह एन था, सॉरी एन में हमारा टाइम स्टोर था। ठीक है, अब बनाते हैं मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और
स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गए आपके, और हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग को इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम, ओ कैपिटल बी था, क्लास का नाम ओ बी इक्वल्स टू न्यू बैंक, ओ ठीक है। अब तीनों फंक्शन को कॉल करते हैं, बी डॉट एक्सेप्ट, यही था ना हमारा एक फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन थे? एक्सेप्ट, कैलकुलेट और डिस्प्ले। ठीक है, एक्सेप्ट बी नहीं ओ बी डॉट एक्सेप्ट, ओ बी डॉट कैलकुलेट और ओ बी डॉट डिस्प्ले। ये बन गया आपका प्रोग्राम। इससे गया हमारा कोड हो गया। और चलिए ऊपर से कंपाइल करते हैं। ओ एक सेकंड, यहाँ गलती से मैंने आर लिख दिया शायद एन की जगह। ठीक है, एन यहाँ पे एन होगा आर की जगह। ठीक है, और ठीक है, परफेक्ट। और ये प्रिंसिपल वर्ड बहुत बड़ा है, तो हो सकता है सिर्फ एक स्लैश टी से यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसको हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 स्लैश टी डाल देते हैं। ठीक है, तो आपका जो टैबुलर फॉर्म है वो अच्छे से अचीव हो जाएगा। परफेक्ट, चलिए इसको कंपाइल करते हैं। नो सिंटैक्स एरर्स करते हैं अब। ठीक है, एंटर द वैल्यूज ऑफ पी एंड एन। पी मान लीजिए हमने 1000 डाल दिया और एन 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये लीजिए हमारा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम तो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम पे। इसको क्लियर करते हैं विंडो, हमारी टर्मिनल विंडो, और आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है एक बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको पहले बाइनरी सर्च आना चाहिए। ठीक है, बाइनरी सर्च होता क्या है कि एक ऐसा कुछ एरे होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मान लीजिए हम सर्च करते हैं और हमें 3 सर्च करना है। ठीक है, इसका इंडेक्स देख सकते हैं 0 1 2 3। ठीक, तो हम लोग उसमें करते क्या है, एक लो वैल्यू लेते हैं, एक हाई वैल्यू लेते हैं। लो वैल्यू होती है सबसे पहला इंडेक्स हमारा, और हाई वैल्यू होती है लास्ट इंडेक्स। ठीक, ये हाई है अभी और ये लो है। तो हम लोग को सर्च 3 करना है। तो हम लोग सर्च स्टार्ट कहाँ से करते हैं देखते हैं। तो हम लोग सर्च स्टार्ट करते हैं लो प्लस हाई बाय 2 से, उसकी इंटीजर वैल्यू की इंडेक्स से। लो है हमारा 0 अभी, इंडेक्स की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग अभी, इसकी नहीं। ठीक है, और हाई है हमारा 3, तो लो प्लस 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 कितना होता है 1.5। तो 1.5 के लिए हम लोग सिर्फ 1 लेंगे। ठीक, तो हम लोग इस इंडेक्स पे आए। हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये इंडेक्स ये वैल्यू के बराबर है कि नहीं, कि इफ़ 2 डबल इक्वल टू 3। तो ये तो होता नहीं है, गलत है, कोई बात नहीं। अगर और हम लोग कन्फर्म हो गया कि ये तो हमारा नहीं है इंडेक्स, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये जो 3 है ये 2 से छोटा है कि 2 से बड़ा है। मतलब जो हम लोग को नंबर फाइंड करना है, यानी कि ये वाला, ये हमारे 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है। ठीक, 2 से अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ इसके 2 के आगे ही होगा। ठीक, 2 के पहले तो इससे छोटे वाले सारे नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 2 से आगे ही होगा। और अगर हमारा 3, अगर हमारा ये जो नंबर है जो भी सर्च करने वाला है वो इससे छोटा है, तो वो इसके इधर ही होगा, इस तरफ तो नहीं होगा। तो हम लोग इस वाले एरे को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इस केस में जब हम लोग को 3 फाइंड करना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा 3 है वो इस 2 से बड़ा, जब हम लोग ने कंपेयर किया तो हम लोग ने किया क्या, अपने लो की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, क्योंकि हम लोग ने इस वाले इंडेक्स को भी चेक कर ही लिया है, 2 को भी चेक कर लिया है, क्योंकि ये 3 के बराबर नहीं है, 3 इससे बड़ा ही है। ठीक, तो मतलब हम लोग की वैल्यू अब इन दोनों के रेंज में ही कहीं होगी। ठीक, 3 और 4 के रेंज में कहीं होगी। 3 और 4 मतलब 2 और 3 इंडेक्सेस पे। ठीक,
इन दोनों को हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं कि अब 2 से छोटी तो नहीं है वैल्यू इसकी, 2 से बड़ी ही होगी। परफेक्ट। तो हम लोग फिर से आए, फिर से लोगों ने वही किया, लो प्लस i/2। इस बार आया 5/2, 5/2, लो है 2 हमारा, हाई है 3। 5/2 मतलब कितना होता है 2.5, 2.5 यानी कि सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स हम लोगों ने चेक किया 3, ये 3 इसके बराबर है कि नहीं हमारे जो नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो हाँ मिल गया हमें नंबर। ठीक है, तो ऐसा होता है तो हमें नंबर मिल जाता है। तो और अगर हमें नंबर नहीं मिलता है जो भी हम लोग सर्च कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि जो वो कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है पूरे एरे में। ठीक है, तो ऐसे बाइनरी सर्च काम करता है। हम लोग हर बार मिडल वैल्यू देखते हैं। चलिए, अगर किसी को ना समझ में आए तो उसके लिए एक बार और समझा सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 40 और 50 है। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, हम लोग इसकी मिडल वैल्यू पे आए। हम लोग को मान लीजिए सर्च करना है 20 को, मिडल वैल्यू पे आए, चेक किया कि 20 30 से छोटा है कि बड़ा है। हम लोग को पता है 20 30 से छोटा है, तो इसके आगे वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे तो जो है 20 से बड़े ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। जब 30 ही बड़ा है 20 से, तो इसके वाले आगे वाले जितने नंबर होंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, इसके आगे वाले जितने भी नंबर होंगे 20 से बड़े ही होंगे। तो हम लोग इन सब को एक बार में इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हम लोग का हाई यहाँ आ गया। अब हम लोग ने हाई को एक कम कर दिया, लो हमारा यहीं पे है अभी। ठीक, अब हम लोग ने फिर से चेक किया, 0 + 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0। अब 0th इंडेक्स पे देखा, क्या 10 क्या 10 की वैल्यू 20 के बराबर है? नहीं। क्या 10 20 से छोटा है? तो हाँ, 10 20 से छोटा है। इसका मतलब है कि जो है जो 20 होगा वो 10 के आगे वाले ही उसमें एरे में होगा, और इसको हम इग्नोर कर चुके हैं। तो बचा क्या? बचा सिर्फ ये एरे, और ये हमारा 20 है, ये हमें मिल गया 20। ठीक है, तो एलिमेंट फाउंड इस तरह होता है बाइनरी सर्च। अब चलिए इसको कोड में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाते हैं। बाइनरी, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम लोग को इन्हीं एलिमेंट्स में सर्च करना है। सबसे पहले तो क्लास बनाते हैं हम लोग, पब्लिक क्लास बाइनरी। ठीक है, और अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया हम लोग ने अपना, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग ने एरे बनाया डबल टाइप का, $x = इसको असेंडिंग ऑर्डर का एरे बनाना है हम लोग को। तो बाइनरी सर्च करने के लिए ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं हम लोग को, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये तो वैसे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही हैं। ये देखिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं तो हम लोग को उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ये तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना, बस स्टोर करा देना है डायरेक्ट एरे में इस तरह कॉमा कॉमा करके 11.5 कॉमा। तो हम लोग अब लेते हैं n का इनपुट। ठीक है, n यानी कि नंबर। तो नंबर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग को वो यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा, import java.util.*. ठीक है, हम लोग ने यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराया। उसके बाद हम लोग ने नंबर का इनपुट लिया, n = int n = sc.next_int। ठीक, एक्चुअली इंट नहीं डबल लेना था मैं इनपुट, डबल टाइप का है, डबल नंबर है हमारा, तो डबल हम लोग ने इनपुट लिया, डबल n = sc.next_. ठीक है, और स्कैनर क्लास में वो भी करानी होगी, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, हमने स्कैनर क्लास को करा लिया, अब इनपुट करा ली। अब
अब हम लोग बाइनरी सर्च का कोड लिखते हैं प्रॉपर, ठीक है। यहाँ से बाइनरी सर्च हमारा स्टार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा एक लो नाम का वेरिएबल, ठीक है। लो में हम लोग स्टोर कराएंगे 0 यानी कि पहला इंडेक्स। फिर एक हमें लेना पड़ेगा हाई नाम का वेरिएबल। हाई में हम लोग स्टोर कराएंगे हमारे एरे की लेंथ, x डॉट लेंथ -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स, ठीक, परफेक्ट। लेंथ -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स। और अब हम लोग एक लेंगे मिड नाम का वेरिएबल, उसमें हम लोग अभी कुछ भी स्टोर नहीं कराएंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। अब मैंने ये क्यों लिखा ये देखते हैं हम लोग। अब पहले हम लोग देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं। जब हम लोग का जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे हैं हम लोग का लो यहाँ पे आ गया, ठीक। हम लोग का हाई यहाँ पे आ गया। हम लोग को नंबर ढूंढना है 9, ठीक। चलिए अच्छा ढंग से एक्सप्लेन होता है, करते हैं इसको। हम लोग का 1 2 3 4 5 नंबर ढूंढना है हमें 9, ठीक, इस एरे में, ठीक है। इस एरे में हमें 9 नंबर ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आए, हम लोग ने चेक किया कि ये नंबर से बड़ा है कि छोटा। नंबर इससे बड़ा है, हम लोग को पता चला, तो हम लोग ने लो अपना यहाँ रख दिया और हाई हमारा यहाँ है, ठीक। फिर हम लोग ने इन दोनों में से चेक किया, इस पे चेक करेंगे हम लोग पहले, ठीक, कि ये नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। पता चला हमें नंबर इससे ही बड़ा है, ठीक। तो लो हमने यहाँ रख दिया, ठीक। चलिए इससे अगर यहाँ पे, चलिए ठीक है छोड़िए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो लो इससे बड़ा है, तो हम लोग ने लास्ट इंडेक्स चेक किया। जब लास्ट इंडेक्स चेक किया तो हमें पता लगा नंबर इससे ही बड़ा है, तो हम लोग लो अब इसके बाद तो रखेंगे नहीं, सीधी बात है। जब जब हमारा लो हमारे हाई को क्रॉस कर जाएगा, मतलब लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो इसका मतलब हम लोग पूरा अपना एरे ढूंढ चुके होंगे। अपने पूरे एरे पे जब ढूंढ चुके होंगे हम लोग, तो इसका मतलब हमें पूरे एरे पे कहीं नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उस जगह पे अपना लूप रोक देंगे, ठीक है, परफेक्ट। चलिए देखते हैं इसको कोड में। हम लोग ने मिड की वैल्यू क्या रखी थी, लो प्लस हाई, इनको ब्रैकेट में बंद करो, बाय 2, ठीक। और सॉरी यार, फिर से सेमीकोलन भूल गए हम लोग, ठीक। जो हो गई हमारी मिड की वैल्यू। अब हम लोग करेंगे क्या, इफ एक्स ऑफ मिड डबल इक्वल्स टू n। हम लोग का अगर मिड पे ही नंबर मिल गया है तो क्या होगा, अगर हम लोग को मिड पे ही नंबर मिल गया है हमारा, तो हम लोग सीधे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सर्च सक्सेसफुल, ठीक है। हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया है। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम अपना एंड कर देंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। अब आते हैं अगले कंडीशन पे, एल्स इफ अगर जो हमारा वो है नंबर है, मतलब कि एक्स ऑफ मिड जो है वो अगर छोटा है नंबर से, ठीक। अगर वो नंबर छोटा है तो इसका मतलब हमारा नंबर पहले ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई की वैल्यू हम लोग करेंगे क्या, हाई की वैल्यू हम रखेंगे मिड प्लस 1 पे, सॉरी मिड -1 पे, मिड -1 पे, ठीक। अब ये हमारा नंबर है। ओह सॉरी हमने थोड़ा सा उल्टा समझ लिया इसे। ये जो हमारी मिड वाली वैल्यू है, मतलब ये जो जैसे हमारा कोड है 1 2 3 4 5, ठीक।
और हमारा नंबर है n चलिए 3 मान लीजिए, ठीक। तो मान 3 क्या 2 मान लीजिए। हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे हैं तो हमारा नंबर, हाँ हाँ ठीक है, नंबर को अगर हम लोग 4 माने, ठीक है। तो यहाँ पे हैं हम लोग और हमारा नंबर अगर बड़ा है, नंबर ये है, नंबर बड़ा है, नंबर 3 से बड़ा है, तो हम लोग को लो को यहाँ एक आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ करेंगे लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक। हमारा लो एक आगे आ जाएगा। अब हमारे पास कोई और कंडीशन तो बची नहीं, या तो नंबर बराबर हो गया तो नंबर छोटा होगा, सॉरी, या तो नंबर बड़ा होगा तो नंबर बराबर होगा, या तो नंबर छोटा होगा, ठीक। 2 कंडीशन में लगा चुके हैं, तो हम लोग लगाएंगे अब एल्स का। एल्स लगाएंगे, एल्स हाई इक्वल्स टू मिड -1, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है हमारे, तो हमारा हाई वैल्यू यहाँ शिफ्ट होती, क्योंकि 3 से छोटा है हमारा नंबर, ठीक। बस ये सब हो गया। और ये सब होने के बाद वाइल लूप के बाहर हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपली system.out.println सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक। अब ये हम लोगों ने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि जैसे ही हम लोग का सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जिट हो जाएगा, ठीक। और अगर हमारा प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर्स। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वैल्यू देते हैं, कितनी वैल्यू दें, 5.6 दें, ठीक है। 5.6 हमारे उसमें है, ठीक है। चलिए एक बार रन करके और देखते हैं इसे। हम लोग वैल्यू देते हैं इसमें 20,000 नहीं है इसमें, तो सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है। हमारा कोड बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इसे क्लियर करते हैं अब, और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले से ही नई क्लास बना लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, नई क्लास तो बनती रहेगी, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन ही भूल जाएंगे। हाँ, क्लास एक बना लेते हैं, चलिए कन्वर्ट नाम की, ठीक है। इस पर काम करेंगे बाद में हम लोग अपना भी। आओ हम लोग अब क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, ऊपर से विरेज करते हैं, ठीक। अब डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट द सेम टू अपर केस। पहले आप एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसके बाद उसको अपर केस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक। एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ईच वॉवेल बाय द इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी वॉवेल देखते हैं अपनी स्ट्रिंग में, तो उसको उसके जस्ट अगले कैरेक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब कि अगर आप की स्ट्रिंग में कहीं ए आ रहा है तो उसको ए को आप बी से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि BALL है तो आपका आउटपुट होना चाहिए BBLL, ठीक। इतना हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसके आगे समझते हैं। एंड एवरी कॉन्सोनेंट बाय द प्रीवियस कैरेक्टर। तो जैसे अब इसका इसमें जो वॉवेल है वो हम लोग ने बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक। देखिए जैसे बॉल लिखा है यहाँ पे, तो ये जो पहला कैरेक्टर है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको इसके एक पहले वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, यानी इसको ए करना है। ये एक वॉवेल है तो इसको बी करना है, एक बाद वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इन दोनों को एक एक पहले वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, यानी कि ABCDEFGHIJ के से, ओके, ABKK। इस तरह हमारा आउटपुट होना चाहिए। द अदर कैरेक्टर्स रिमेन्स द सेम। और बाकी अगर इसमें कोई और कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हुआ है कोई 2 4 कुछ भी, तो वो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, ठीक। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इसको आप लोग को बस इफ एल्स कंडीशन ही लगानी है इसमें, बाकी सब आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास बनाई थी, किस नाम से क्लास बनाई थी भूल गया मैं, कन्वर्ट नाम से, हाँ ठीक है। पब्लिक क्लास कन्वर्ट, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया हम लोग ने,
स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, अब लोग मेन फंक्शन में काम करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग को स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए स्कैनर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक, अब लिखते हैं स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, हम लोगों ने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करा लिया। अब स्ट्रिंग str इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। वो लाइन की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहे होंगे इस तरह। ठीक, और अब हम लोग एक टेम्परेरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो हम समझेंगे अभी बाद में। स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू, ये एम्प्टी है, ठीक है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है दोनों कोड्स के बीच में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन str डॉट लेंथ। ठीक है, और i प्लस प्लस। हम लोग ने लूप लगाया जो कि स्ट्रिंग के हर एक उस पे ट्रेड करेगा। ठीक है, हर एक कैरेक्टर पे। सबसे पहले तो अब आते हैं ch कैर ch इक्वल्स टू, ये भी बाहर ही इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, कैर ch। ठीक है, अब ch इक्वल्स टू str डॉट कैर एट i। ठीक, अब आते हैं इफ ch डबल इक्वल्स टू a और अब AEIOU सब चेक करेंगे। सबसे पहले सबसे मेन काम तो हम लोग भूल ही गए। सबसे पहला हम लोग का वो क्या था, हम लोग को स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इनपुट लेंगे वैसे ही डॉट टू अपर केस। ठीक, हमारी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो गई है अब। चलिए सबको ठीक करते हैं। AEIOU। ठीक है, लोअर केस वोवेल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोअर केस होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, और सॉरी हम लोग ने इसको स्ट्रिंग यूज़ कर लिया। इसे कैरेक्टर में लेना था। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, टेम्प में, हमारे टेम्परेरी स्ट्रिंग में उसको स्टोर करा देंगे इसके +1 को। यानी अगर a है तो a की जगह b स्टोर कराना है, और वैसे हर एक वॉवेल का उसका +1, e की जगह f। ठीक है, समझ गए ना। प्लस कैर ऑफ ch+1। अब ये काम कैसे करता है, ch की s का ही वैल्यू स्टोर करेगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे इसको इंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट, ऐसे ऐसे काम करता है। ठीक, पहले कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर होगा यानी AEIOU जो भी होगा आपका, उसको उसकी एस का ही वैल्यू में स्टोर कराएगा, उसमें +1 करेगा और उसको फिर से कैरेक्टर बना के टेम्प में कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे देखते हैं क्या करना है हम लोग को। एल्स इफ, अब यहाँ आपको समझने वाली चीज़ होगी।
अब हम लोग करेंगे क्या, इस सीधे सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल्स टू जेड। आप कहोगे ऐसा कैसे, हम लोग तो यहाँ पे ए वाला अलग कंडीशन लगा रहे हैं। बस यही बात है, हम लोग ए वाली अलग कंडीशन लगा रहे हैं, इसलिए अगर मान लीजिए ये वाला इफ़ ट्रू हो गया तो एल्स इफ में कभी लूप आपका जो कंट्रोल है कभी एल्स इफ में जाएगा ही नहीं। ठीक, इफ़ में जाएगा, इफ़ अगर ट्रू हो गया तो एल्स इफ में जाएगा ही क्यों, सीधी बात है। बस तो इसलिए हम लोग इसको सीधे ए से जेड तक चेक कर सकते हैं सारे कॉन्सोनेंट्स के लिए। अब एक एक कॉन्सोनेंट लिखते थोड़ी बैठेंगे, दिमाग लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा लिया अपना थोड़ा सा दिमाग, और बस वही सेम काम हम लोग ने कैर में कन्वर्ट किया उसको। इंट ऑफ सी एच, इसमें हम लोग को -1 करना है तो -1 कर दिया, परफेक्ट। और अब अगर इसके इन दोनों के अलावा कुछ और केस है तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस टेम्प इक्वल्स टेम्प प्लस सी एच। ठीक है, परफेक्ट। ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया, और फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रिंट करा देंगे बस system.out.println, और हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट करा देंगे। स्ट्रिंग यानी कि हमारी टेम्प में स्टोर है पूरी स्ट्रिंग, उसे हमने प्रिंट करा दिया। हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं और देख, रन करने के बाद हम लोग जो जो सेम कोड है इसे हम लोग डालेंगे यहाँ पे, जो आउटपुट यहाँ सैम्पल इनपुट में लिखा हुआ है। @2024। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप हमारा सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट एकदम सेम मैच कर गया है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत सही। इसे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ इनटू अ 4x4 एरे। ठीक है, एंड फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ईच रो। ठीक है, हम लोग को हर रो का सम प्रिंट करना है। ठीक है, अब आपको एरे इनपुट लेना आना है, इसके लिए आपको एरे इनपुट लेना आना चाहिए। ठीक है, ये भी हम सिखा चुके हैं वैसे आपको, लेकिन चलिए देखते हैं इसे इस कोड में। आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं एरे सम। एरे सम नाम की क्लास बनाई, पब्लिक क्लास एरे सम, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। हो, और हाँ, एरे इंपोर्ट करने के लिए स्कैनर तो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। जब आप कॉपी में लिखिएगा ना तो ये लाइन सबसे पहले लिख ही लीजिएगा, चाहे स्कैनर इंपोर्ट कराना हो चाहे ना कराना हो, लिख लीजिएगा। तो बाद में अगर कहीं कराने की ज़रूरत पड़ गई तो आसान रहेगा, नहीं तो आपकी कॉपी में आपको काटना पीटना इधर उधर कुछ करना पड़ेगा, क्या मतलब होगा उसका। स्टार्ट ही आप इंपोर्ट से करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक 4x4 का एरे ARR डबल डायमेंशन एरे, वो 2 एरो और न्यू इंट 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस। फिर से दूसरा लूप कॉलम्स के लिए, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। ठीक है,
अब ARR ऑफ आई जे इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हम लोग ने एरे वो कर लिया, एरे इनपुट कर लिया है, यहाँ तक इनपुट कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग सम ऑफ रोज निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रोज निकालेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। पहले तो यही सेम दो लूप ये कॉपी कर लीजिए आप, रोज एंड कॉलम्स वाला लूप। ठीक, सेम टू सेम करना है। ओके, ये वाला बंद हुआ, ये वाला बंद हुआ। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप एक सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कीजिए। सबसे पहले ऊपर ही कर लीजिए उसको, इंट सम। ठीक, इंट सम करिए और यहाँ पे स्टोर कराइए उसमें सम इक्वल टू 0, ताकि आपका हर इटरेशन में सम की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, या क्योंकि जब आप जैसे ये आई वाला जो लूप है रोज़ के लिए है, तो जब आप 0th रो पे हैं तो आपका सम 0 रहे, ताकि आप इस उस रो का सम कैलकुलेट कर सकें, फिर अगली रो में, फिर अगली रो में, फिर अगली रो में, फिर अगली रो में। ठीक है, बस ऐसे ही करते रहना है आप लोग को। चलिए देखते हैं अब कि कैसे हम लोग को इसको इनपुट लेना है। इसके लिए हम लोग को करना होगा अब सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई जे। ठीक, हर रो का सम इसमें आ गया। हर रो का सम इसमें आ गया, और अब यहाँ पे हम लोग सम प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। किसे प्रिंट करना है, सबसे पहले तो यहाँ लिखना है हम लोग को सम ऑफ रो के बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और प्लस सम ऑफ रो आई, और उसका लिखते हैं हम लोग फिर से स्पेस देके इक्वल्स टू कितना होगा, सम। ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमारा कोड तैयार। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया और वही हम लोग इसमें वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू इधर दी गई थी वही देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 नहीं है, 7 8, फिर से 1 3 5 7 2 5 3 1। ठीक है, लीजिए सेम टू सेम हमारा आउटपुट आ गया। ये सम ऑफ रो 1। ओके, सम वो आप लोग को 1 से स्टार्ट करना था रो, तो बस कुछ नहीं, हम लोग को लूप में बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, बस लूप में आप लोग को थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ये इनपुट ऐसे लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, बस लूप में भी कोई चेंज नहीं करना आपको, यहाँ बस i+1 लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, रुकिए, बस इसका इनपुट कॉपी करते हैं। इनपुट कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे से पेस्ट कर देते हैं। लीजिए हमारा दूसरा, ये वाला हमारा जो आंसर है, दूसरा वाला नीचे वाला, वो एकदम सेम टू सेम आ गया होगा। हाँ, तो आप रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। ठीक है, वह हमने i+1 क्यों किया, क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स, जो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जिसमें पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, उसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, इन लोगों ने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग सोचा था इसको। ठीक, मतलब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से पूछा था, तो इसको ये लोग फर्स्ट रो मान रहे थे, हम इसको 0th रो मान रहे थे, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। जब हम लोग को प्रिंट करना हो तो बस अब हम लोग 0+1 कर देंगे उसको, यानी कि फर्स्ट रो। तो और फर्स्ट रो को ये लोग सेकेंड रो कह रहे थे, तो हम 1+1 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुपर स्पाई। ठीक है, सुपर स्पाई नाम की क्लास बना ली हमने। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे
डिफाइन अ क्लास और टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट्स अ सुपर स्पाई और नंबर और नॉट। सुपर स्पाई नंबर अब होता क्या देखते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड सुपर स्पाई द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, तो यानी कि 1021 जैसे ये है तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स यानी कि 1 + 0 + 2 + 1 जो कि होता है 4, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी हैं यानी कि 4 डिजिट्स, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये नंबर कहलाएगा सुपर स्पाई नंबर। ठीक है, बस बहुत आसान है। हम लोगों को करना क्या है, बस एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर देना है, उसका सम निकालना है और काउंट कर लेना है कि कितने डिजिट्स हैं इसमें ना, और दोनों को इक्वल करा के चेक कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है। आइए देखते हैं। चलिए, पब्लिक क्लास सुपर स्पाई, और हाँ स्कैनर तो इंपोर्ट कराना ही क्योंकि हम लोग को सुपर स्पाई नंबर इनपुट भी लेना होगा। मैं एक नंबर तो इनपुट लेना ही होगा, इसको सुपर स्पाई चेक करना होगा। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह बहुत सिंपल सा पेपर आता है यार, इतना हवा है तो होता भी नहीं कंप्यूटर। ठीक है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट लगता है मुझे तो। चलिए देखते हैं अब स्कैनर लेते हैं। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में system.in। मेरा पेपर बहुत आसान आया था, एकदम सिंपल। और फिर से हम लोग लेते हैं int x = sc.next int हम लोग ने x हमारा नंबर है। ठीक है, हम लोग नम नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग नंबर बस स्टोर करा देते हैं, ऐसे ही बस जस्ट फॉर फन स्टोर करा देते हैं। लास्ट में काम आएगा, जस्ट फॉर फन नहीं है पगलों। इसको करना क्या है, हम लोग जब अभी आगे अपना काम करेंगे x पे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, तो जब हम लोग को लास्ट में चेक करना होगा ऐसे ही, या फिर प्रिंट करना हो, कुछ भी करना होगा ऐसे ही नौटंकी, तो हम उसमें हम लोग नम का यूज़ कर लेंगे। समझे आपने कि नहीं। ठीक, ये देखते हैं। अब एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। ठीक, परफेक्ट। और अब लेते हैं एक लास्ट डिजिट नाम का वेरिएबल, लास्ट _डिजिट, बस इसको ले लेते हैं ऐसे ही। वाइल, अब वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगा दिया हमने, और उसमें कंडीशन डालेंगे x ≠ 0। ठीक, और लास्ट डिजिट हमारी होगी क्या, लास्ट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉड करके, मॉड 10 किया, लास्ट डिजिट आ गई हमारी। ठीक, और सम, और हमें सम नाम का एक वेरिएबल लेना था, इंट सम = 0। इसमें हम लोग सम ऑफ डिजिट स्टोर कराएंगे। ठीक, सम = सम प्लस लास्ट डिजिट। ठीक, इसमें हम लोग सम स्टोर कराएंगे आपके वेरिएबल का, लास्ट डिजिट का, और हम लोग ने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसलिए हम लोग काउंट ++ कर देंगे। हम लोग ने काउंट 1 बढ़ा दिया अब। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक डिजिट मिल गई, हम लोग को पता लगा कि इस नंबर में एक डिजिट तो है। ठीक, इसलिए हम लोगों ने काउंट ++ कर दिया। और हम लोगों ने क्या किया, x = x/10। ये क्यों किया, देखिए अब इसको सिंपली समझते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग इस कोड में। ठीक है, जैसे कि 1021 हमारा नंबर है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले 1021 mod 10 कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। ठीक, तो जो हमारा सम की वैल्यू है उसमें हम लोग सम प्लस लास्ट डिजिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सम की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक, और काउंट ++ कर रहे हैं तो हमारे काउंट की वैल्यू भी 1 हो गई अब। ठीक, और हम लोग इस नंबर को बाय 10 कर रहे हैं। जब नंबर बाय 10 करते हैं तो उनकी इंटीजर वैल्यू क्या बचेगी, जैसे 1021 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 102.1। और हम लोग को चाहिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम लोग ने इंट में सब कुछ स्टोर करा रखा है, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले गए तो 102 आएगा हमारा नंबर। ठीक, देखिए नंबर की एक पीछे वाली डिजिट हट गई, अब फिर से यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। ठीक, अब सम की वैल्यू, सम में 1 स्टोर्ड है ऑलरेडी, तो 1 प्लस अगली बार 2 आएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 होगी, तो सम 1 + 2 = 3, तो सम की वैल्यू 3 हो गई, तो लास्ट की 2 डिजिट का सम हम लोग को 3 मिल गया। इस तरह हम लोग हर एक डिजिट पे करेंगे
और जब लास्ट का नंबर होगा यानी कि 1 mod 10 होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन जब एकदम यहाँ पे ऐसे हम लोग x इक्वल टू एक्स बाई 10 कर रहे हैं तो 1 इक्वल टू 1/10 करेंगे जैसे ही, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लोग का उसी जगह वाइल लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल है। चलिए देखते हैं, हम लोग बस एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसको सम में ऐड करते जा रहे हैं और उस हिसाब से काउंट अपना बढ़ाते जा रहे हैं, बस सिंपल है। तो हम लोग चेक कर लेंगे लास्ट में क्या चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा सम है, सम ऑफ डिजिट जो हमारा है वो डबल इक्वल टू काउंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो नम है नम प्लस इज अ सुपर स्पाई नंबर। ठीक है, और एल्स इसी को कॉपी करते हैं। रुकिए, इतना टाइम नहीं है ब्रो लिखने के लिए। नम प्लस इज नॉट अ स्पाई नंबर। इज अ नॉट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। इज़ नॉट अ स्पाई नंबर। ठीक, चलिए इसको कंपाइल करते हैं। कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया। अब इसे रन करके देखते हैं। हे ओहो, इसको क्लियर करते हैं पहले। हाँ, अब ठीक है। 1021 हमने नंबर इनपुट किया, ये 1021 इज़ अ सुपर स्पाई नंबर। ठीक है, अब आइए इसको एक बार और चेक करते हैं। ऐसा कोई नंबर बोलिए जो सुपर स्पाई ना हो, जैसे कि 33। इसमें सम ऑफ डिजिट्स जो 2 हैं, सॉरी सम ऑफ डिजिट्स है 6 और टोटल डिजिट्स में 2 हैं सिर्फ, तो नॉट अ स्पाई नंबर आना चाहिए। ठीक है, 33 इज़ नॉट अ स्पाई नंबर, सुपर स्पाई नंबर। ठीक है, परफेक्ट, कोड एकदम अच्छे से हमारा काम कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसे क्लियर करते हैं। चलिए, और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन पे, हमारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है इसमें, डिफाइन अ क्लास ओवरलोड द मेथड डिस्प्ले एज फॉलोज। ठीक है, हम लोग को एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाना है। इसमें हम लोग क्या करना है, टू प्रिंट द फॉलोइंग फॉर्मेट यूजिंग नेस्टेड लूप। हम लोग को ये पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 और 1 2 1 2 1। ये हमारा क्या है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो हम लोग देख रहे हैं जब हमारे कॉलम की वैल्यू, कॉलम, ये कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है, जब हमारे कॉलम्स की वैल्यू इवन हो रही है, ठीक है, इवन हमारे कॉलम्स की वैल्यू जब इवन हो रही है तो हम लोग 1 प्रिंट कर रहे हैं। और जब हमारे कॉलम्स की वैल्यू ऑड हो रही है तो हम लोग 2 प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, हर केस में यही है। अब हम लोग को ऐसे कोड में लिखना है, कैसे लिखना है वो हम लोग अब कोड करते समय देखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। और अब हमारा दूसरा डिस्प्ले फंक्शन क्या कह रहा है, इंट एन इंट एम, दूसरा डिस्प्ले फंक्शन है। हम लोग को ओवरलोड करना है, बहुत सारे डिस्प्ले फंक्शन बनाने हैं इसमें। ठीक, टू प्रिंट द क्वोशंट ऑफ द डिवीजन ऑफ एम एंड एन। ठीक है, एम एंड एन का हम लोग को डिवीजन प्रिंट करना है। परफेक्ट। इफ एम इज ग्रेटर देन एन, अदरवाइज प्रिंट द सम ऑफ ट्वाइस एन एंड थ्राइस एम। ठीक है, अगर एम ओह पेन लेते रुकिए पहले, अगर एम एन से बड़ा है तो हम लोग को एम बाई एन प्रिंट करना है। अगर नहीं है एल्स हम लोग को प्रिंट क्या करना है, 2n प्लस 3m। ठीक है, बस परफेक्ट, इतना ही प्रिंट करना है हम लोग को इस वाले क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम लोग को इसके बाद क्या करना है आगे, थर्ड पार्ट में। इसका जो थर्ड डिस्प्ले फंक्शन है ये वाला, इसमें हम लोग को तीन वेरिएबल हैं डिस्प्ले में। टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ z वेयर z इक्वल टू p इंटू क्यू, और p की वैल्यू ये दी गई है, q की वैल्यू ये दी गई है। बस अब हम लोग कोड को ऐसे सिंप्लीफाई करना है, 3 डिस्प्ले फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, हम लोग को इसमें सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन तो हमको प्रोग्राम रन करने के लिए बनाना ही पड़ेगा,
लेकिन हम लोग को इसमें आपको मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत है नहीं उसमें, जो आप कोड लिख रहे होंगे उसमें। तो ठीक है, हम बना रहे हैं, हम मेन फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हम लोग को कोड रन करना होगा ना जावा पे, इसलिए कंपाइलर पे हमारे। हाँ, चलिए देखते हैं। हम लोग बनाते हैं क्लास। सबसे पहले क्लास का नाम डाल देते हैं ओवरलोड। ठीक है, ऐसे ही जस्ट फॉर फन, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड डिस्प्ले। तो हम लोग ने ओवरलोड दे दिया क्लास का नाम, सिंपल। ठीक है, अब पब्लिक क्लास ओवरलोड, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को बनाना है डिस्प्ले मेथड, वॉइड डिस्प्ले, मतलब विदाउट किसी पैरामीटर। ये वाला डिस्प्ले मेथड बनाया हम लोग ने इसमें लिया इंट, चलिए अभी लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी इनपुट, बस सीधे लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई इज़ लेस देन, कितने काउंट कर लीजिए कितने वो हैं, रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, आई इज़ लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। बस याद रखिएगा आई आप हमेशा 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से उस इंडेक्स तक। ठीक, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट करना सबसे बेटर रहता है। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट करना चाहिए आपको। फॉर इंट जे इक्वल टू 0 और जे इज़ लेस देन, कितने कॉलम से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉलम से। जे इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। बस हम लोग को चेक क्या करना है, इफ़ हमारा जो जे है वो mod 2 डबल इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि नंबर अगर इवन है तो हम लोग को प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हम लोग को, 1। ठीक है, और आगे एक थोड़ा सा स्पेस भी। ठीक है, हम लोग को 1 प्रिंट करना है नंबर अगर इवन है तो, और अगर नंबर ऑड है एल्स हमें प्रिंट करना है 2। यहाँ पे नंबर अगर ऑड है 2 प्रिंट करना है। ठीक है, और इसके बाद हर इटरेशन के बाद हम लोग को लाइन चेंज करनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए बस हम लोग को प्रिंट ln लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया, हमारा एक डिस्प्ले फंक्शन बन गया है। अब देखते हैं दूसरा डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं, वॉइड डिस्प्ले इंट n कॉमा इंट m। दूसरा डिस्प्ले फंक्शन बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, अब दूसरे डिस्प्ले फंक्शन में क्या होना है, हम लोग को चेक करना है कि बस यही कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n तो क्या करना है हम लोग को, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन m बाय n, बस इसको प्रिंट कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट करना है, ट्वाइस प्रिंट सम ऑफ ट्वाइस n यानी कि 2 इंटू n का सम किससे, थ्राइस ऑफ m, 3 इंटू m से। ठीक है, सिंपल, ये प्रिंट करना है हम लोग को। अब अगला देखते हैं, वॉइड डिस्प्ले, अब तीसरा डिस्प्ले बनाना है हम लोग को, डबल a कॉमा डबल b कॉमा डबल c। ठीक है, हम लोग तीसरा डिस्प्ले फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तीसरे डिस्प्ले फंक्शन हम लोग क्या करना है, ओहो ABC, सिंपल है, बस हम लोग को ये करना है कि हम लोग को 3 वैल्यूज ले लेनी है, P Q और Z नाम से, तीन डबल ले लेना है। ठीक है, P हमारा क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, P है A
प्लस बी बाय सी। ठीक, क्यू क्या है? क्यू है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और जेड है हमारा पी इंटू क्यू। ठीक, अब हम लोग को प्रिंट क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जेड। ठीक है, परफेक्ट। अब इसका हम लोग जाते हैं मेन फंक्शन बनाने। मेन फंक्शन आपको उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हम आपको प्रोग्राम रन करने के लिए दिखा रहे हैं। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करना है? हमारे क्लास का नाम क्या था? ओवरलोड। ओवरलोड ओ बी इक्वल टू न्यू ओवरलोड। ठीक है, अब हम लोग को लेना है, हम लोग को पहला डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, ओ बी डॉट डिस्प्ले। ठीक, ये पहला डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, और अगली लाइन में हम लोग करेंगे दूसरा डिस्प्ले फंक्शन कॉल, ओ बी डॉट डिस्प्ले। इसमें लोग पैरामीटर्स देंगे, इंट एम और इंट एन और इंट एम। ठीक है, एन और एम। चलिए आप लोग बताइए क्या पैरामीटर्स हैं? पैरामीटर्स, चलिए एम को एन से बढ़ा दे देते हैं, यानी कि 5,4। हमारा आउटपुट इस केस में आना चाहिए 5,4 नहीं, 5, क्या राउंड फिगर देते हैं, आराम से देते हैं 6,3 देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर आना चाहिए 2। ठीक है, चलिए अब तीसरा डिस्प्ले फंक्शन देते हैं, ओ बी डॉट डिस्प्ले। अब इसमें हमारा आंसर चाहिए हमें फिर से। ठीक है, डबल ए बी सी। अब ए बी सी हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि क्या रखें। चलो, अगर ए बी सी की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1 2, नहीं ऐसे नहीं रखते हैं, हाँ चलिए 1 2 और 3 रखते हैं। ठीक है, तो हमारा पी हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 1 + 2 3, 3/3। पी हमारा 1 हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा 6। ठीक, और जेड हो जाएगा पी इंटू क्यू, यानी कि 1 × 6 यानी कि 6। ठीक है, 6 हमारा आउटपुट आना चाहिए तीसरे डिस्प्ले फंक्शन में। तो हम लोग 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको कंपाइल करते हैं। कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया? चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा वही सेम पैटर्न प्रिंट हो गया, हमारा 21 आउटपुट आ गया। 21 आउटपुट आ गया क्या? 21 तो नहीं, थर्ड उसमें तो 6 आउटपुट आ गया। सेकंड वाले हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था? हम लोग को चेक करना भूल गए शायद। हमारा आउटपुट सेकंड उसमें आना चाहिए था, ओ सॉरी, हमने एन को दे दिया बड़ा, 3,6 हमें यहाँ पे लिखना था। ठीक है, 21 आउटपुट में से एन अगर बड़ा है तब भी सही आ गया है हमारा आउटपुट। ठीक है, उस हिसाब से भी ये लिखिए, ये रहा हमारा इस बार का आउटपुट। ये हमारा ये सेम पैटर्न प्रिंट हो गया, 2 आया आउटपुट हमारे में, और 6.0 आया। तो हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इरेज करते हैं, और हमारा कंप्लीट हो गया है सैम्पल पेपर। ठीक है, तो अब आप लोग को करना क्या है, एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसकी आदत लग जाएगी। ठीक है, और मैंने पर्सनली अपने लिए भी यही किया था अपने 10th में। ठीक है, तो मेरे 10th में आए थे 97 कंप्यूटर में। ठीक, तो 1-2 मार्क्स जो मेरे कटे भी थे वो भी मेरी गलती, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से कट गए थे। आपके उतने भी नहीं कटने चाहिए, आपके 100 आने चाहिए। ठीक है, तो जितना हो सके उतना पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, और एक आधी कुछ क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक खरीद लीजिए जो भी, और उससे क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब तक तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नए अगले किसी और वीडियो में।